जी, पिंकी रावत। पिंकी रावत, आपको आवाज़ आ रही है बेटा? जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते पिंकी जी, बताइए। आरएसके की और तैयारी करें, मेन और प्री ये तो हम क्लियर कर लेते हैं, लेकिन फिर जो वो इंटरव्यू के तो भूल जाते हैं। नहीं, पर मेरे को ये बताओ, मेरे को ये बताओ, पिछली बार का आपने इंटरव्यू दिया था? नो सर, अभी तो मैं फर्स्ट ईयर से ही हूँ, अभी तैयारी कर रही हूँ सर। मैंने पहला कैंडिडेट ऐसा देखा है जो प्रक्रिया की बजाय सीधा परिणाम पे पहुंच गया है। मतलब अभी प्री और मेन तो आपके क्लियर हुए नहीं, आपने कहा कि ये तो कर लेंगे हम, और सीधे ही आप तो इंटरव्यू की बात करने लगे। खैर, ये आपकी एक अच्छी स्पिरिट मानता हूँ मैं, लेकिन बेसिकली अब सारे कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, तो एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आरएस की आपको तैयारी कैसे करनी है, आपको कौन कौन सी किताबें। मैं वैसे किसी गाइड या कोई पब्लिकेशन को सपोर्ट नहीं करता, मैंने खुद की तैयारी खुद से ही की है, लेकिन फिर भी यदि आपको कोई स्टडी मटेरियल कहीं से मिल जाता है तो कोई बुराई नहीं है। मैं कोचिंग को भी बुराई नहीं मानता, मैं नहीं कहता कि कोचिंग भी बुराई है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई कभी बुराई हो ही नहीं सकती। जो भी आदमी आपको चाहे पैसे लेके आपको पढ़ाता हो, चाहे फ्री में पढ़ाता हो, फ्री में पढ़ाते हैं उनके तो नेक इरादे होते हैं, वो तो मसीहा होते हैं। बाकी पैसे लेके भी यदि कोई पढ़ाता है तो भी वो आपको कोई ना कोई कैरियर काउंसलिंग कर ही रहा है, आपको दिशा दिखा रहा है, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। मैं सबसे पहले अभी मैं आप बच्चों के लिए वो कर रहा था कि इन बच्चों को क्या बताया जाए। देखो, आपकी जो सबसे पहले प्री एग्ज़ाम का मैं आपका पूरा सिलेबस लेके बैठा हूँ। आपके 200 नंबरों के और 150 क्वेश्चन आते हैं। इन क्वेश्चंस में आपके जैसे राजस्थान का इतिहास आ गया, भारत का इतिहास आ गया, इतिहास के जो तीनों कालखंड हैं, चाहे वो एंशियंट हो, चाहे मिडाइवल हो, चाहे मॉडर्न हो, तो ये भारत के इतिहास में भी है और ये राजस्थान के इतिहास में भी है। ऐसे ही वर्ल्ड और भारत, इसकी ज्योग्राफी है, राजस्थान की ज्योग्राफी है, भारत का जो संविधान है, राजनीतिक व्यवस्था, शासन प्रणाली है, ऐसे राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था है। इसी प्रकार आर्थिक अवधारणाएं एवं भारतीय अर्थव्यवस्था की सामान्य जानकारी, ये जो प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ तो भारतीय अर्थव्यवस्था और राजस्थान की अर्थव्यवस्था है। साथ में मेंटल एबिलिटी और आपका जो है रीजनिंग जिसको बोलते हैं, और साइंस टेक यानी साइंस और टेक्नोलॉजी, तो ये मोटा मोटी ये सब्जेक्ट आते हैं। इनके साथ साथ रोज़मर्रा की जो घटनाएं जिनको हम करंट अफेयर्स बोलते हैं, ये आपके प्रीलिम्स में 150 सवाल आते हैं जो 200 नंबर के होते हैं, और यदि कोई सवाल गलत करोगे आप तो 1/3 उसमें से माइनस होता रहेगा। अब आपको पढ़ना क्या है, यदि मैं मोटा मोटी आपको बता दूं कि आपको ये पढ़ना, यदि आज से ही आप तैयारी कर लोगे तो मुझे लगता है कि पहला जो आपका अटेम्प्ट होगा उसमें ही आप प्री तो पास कर लोगे, बट वो आपका सीरियस एफर्ट होना चाहिए। अभी मैं प्री के बारे में बता रहा हूँ आपको, फिर मैं थोड़ा सा 5 मिनट आपको मेंस के बारे में जिक्र करूँगा, और यदि आप उसको फॉलो कर लेंगे तो शायद मेंस भी क्लियर कर लेंगे, लेकिन सारी चीज़ें शिद्दत के साथ। यदि हम राजस्थान के इतिहास की बात करें तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की क्लास 6 से लेकर 12वीं तक की राजस्थान इतिहास की जो किताबें आती है, और एक जनरल स्टडीज़ की जो मतलब बुक्स आती है, सामान्य ज्ञान जिसको बोलते हैं, तो 6वीं से लेकर 12वीं तक की राजस्थान की किताबें, राजस्थान इतिहास की किताबें ले लीजिए। 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं में सामाजिक ज्ञान के रूप में आती है, और 11वीं 12वीं में स्पेशलाइजेशन हो जाता है। तो ये आपकी इतिहास की बुक हो गई। इसके अलावा आप चाहें तो लक्ष्य की गाइड ले लें, चाहे तो पेनोरमा की गाइड ले लें। कई बार बच्चों की क्या है कि हम बता भी देते हैं, फिर भी उनका मन नहीं बनता कि नहीं मैं गाइड तो लाऊंगा, लेकिन मेरा ये मानना है यदि आपको गाइड भी लानी है तो ये ठीक है, गाइड है मतलब बाजार में। अब इसके अलावा आपको प्रीवियस जो पेपर्स हैं, जो पुराने जो पेपर आए हैं, जो आज से 10, 15, 20 साल से, क्योंकि पैटर्न कमोबेश 2-4% चेंज होता रहता है, तो वो पुराने पेपर्स आप ले आइए, तो आपको दिशा के ओल्ड पेपर्स मिल जाएंगे या किसी के भी आपको ओल्ड पेपर मिल जाए। तो ये आपका राजस्थान का बेसिक हो गया। अब आपको करना क्या है, 6वीं से 12वीं की जो किताबें मैंने बताई है वो आपको अक्सर से याद होनी चाहिए। सबसे पहले उनको मोटा मोटा पढ़िए। ये आपकी जो हम इसको जो नींव बोलते हैं, ये आपकी नींव तैयार हो गई 6वीं से 12वीं। नींव तैयार करने का मतलब हो गया कि आपको बेसिक मोटा मोटा पता हो गया कि भाई राजस्थान के इतिहास में, प्राचीन राजस्थान के इतिहास में क्या हुआ, मध्यकाल में क्या हुआ, आधुनिक काल में जब प्रजामंडल के आंदोलन है या आज़ादी का जो भी इतिहास है उसमें क्या क्या मोटी मोटी घटनाएं रही। ये आपकी आपका बेस बन गया।
फिर जो फैक्ट हैं वो लक्ष्य और पेनोरामा में सारे के सारे फैक्ट कवर हो जाएंगे। अब आपने फैक्ट क्लियर हो गए, बेसिक आपका बन गया, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सोल्व करना नहीं आता, आंसर देना नहीं आता। तो आप ये जो पुराने पेपर हैं इनमें 2 से 5-10 हज़ार जो प्रश्न बैंक होते हैं, इस टाइप की किताबें आती हैं, उनमें से रोज़ आप हर 2-3 दिन बाद में एक आप प्रश्न जो बैंक है उसका मतलब 100 क्वेश्चन का है उसको सोल्व करते जाइए। जब सोल्व करो तो हमारी क्या समस्या होती है कि हम सीधे उत्तर हम पढ़ते हैं उनको कि ये प्रश्न आया था 92 में, इसका ये उत्तर है। हमें उत्तर नहीं पढ़ना, हमें कोशिश करना है कि बिना उत्तर देखे और उसको सोल्व करना। हो सकता है पहली बार आपका 30% स्कोर जाए, लेकिन आप देखोगे कि धीरे धीरे आप और मेहनत करोगे 30 से 32, 34, 36 आपका इम्प्रूव होता चला जाएगा। तो ये तो राजस्थान का इतिहास हो गया आपका। ये जो लक्ष्य की गाइड है या पेनोरमा की गाइड है, ये आपकी ज्योग्राफी, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान का जो अर्थव्यवस्था या राजस्थान का जो भूगोल है वो करंट अफेयर्स है, इनको भी कवर करता है। अब हम भारत के इतिहास की बात करते हैं। भारत के इतिहास के वही उसमें भी आपको बेस बनाना है तो आपको एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी है। सबसे पहले एनसीईआरटी की 6वीं से लेकर 12वीं तक की इतिहास की आप पुस्तकें खरीदिए, उनको पढ़िए। साथ में आरबीएससी राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की भी आप 6वीं से 12वीं की जो किताबें हैं जिसमें राजस्थान भी आ जाता है, भारत भी आ जाता है, मिला जुला आता है, तो उनको भी आप साथ में तैयार कर लीजिए। इतिहास, चूँकि मैं एक इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, इतिहास में बहुत सारे लेखक कौन हैं, क्योंकि इतिहास राइटिंग की भी अलग अलग स्किल है। कोई मतलब अलग अलग विचारधारा हैं, जेएनयू के अलग हैं या जो हमारे जो सो कॉल्ड मतलब राष्ट्रवादी जो लेखक हैं उनके अलग हैं। तो मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि चूँकि हम यूपीएससी की भी तैयारी करते हैं और आरपीएससी की भी तैयारी करते हैं, तो टीच योर सेल्फ एक पब्लिकेशन आता है। तो टीच योर सेल्फ की आप एंशंट, मिडाइवल, मॉडर्न, ओवर्ड यदि मिले तो उनके छोटे छोटे गुटके आते हैं, ज़्यादा भी नहीं आते हैं, 200-250 पन्नों की उनकी किताबें आती है, तो उनको आप पढ़िए। वो एक्चुअली यूपीएससी बेस्ड पैटर्न होता है, यानी यूपीएससी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए और एनसीईआरटी बेस पर उनको तैयार किया हुआ है, तो आप उनको खरीदिए। लेकिन कई बार चूँकि प्रीलिम्स एग्ज़ाम भी देना होता है आपको, अतः आपको ऐसी किताबें पढ़नी होती है जिसमें फैक्ट आना। तो एक किरण प्रकाशन एक किताब आती है जो इतिहास की वैकल्पिक, उसमें किरण प्रकाशन इतिहास वैकल्पिक, ये आपको खरीदनी है। आपको पढ़ना वही है जो सिलेबस में लिखा हुआ है। हो सकता है किरण प्रकाशन या ये जो हम बात कर रहा हूँ ये टीच योरसेल्फ की किताब में, इसमें सैकड़ों पॉइंट होंगे, लेकिन आपके जो सिलेबस है उसमें 40 या 45 जो भी पॉइंट है आपको केवल पढ़ना उनको ही है। फिर इसमें आप आर्य प्रकाशन की कोई वैकल्पिक प्रश्नोत्तर पढ़ सकते हैं। एक मेरे दोस्त है पवन भंवरिया जो अभी एसोसिएट प्रोफेसर है, उनकी भी इतिहास की पुस्तकें चलती है, आप उनको भी पढ़ सकते हैं। पर बेसिकली ये मेरे ख्याल से आपका बेस यहीं तैयार हो गया, आपका बेस यहीं तैयार हो गया। अब आपको भी इनको वैसे ही क्वेश्चन आंसर सोल्व करना है। फिर हम वर्ल्ड और इंडिया की ज्योग्राफी पे जाते हैं। यदि आप जाते हो तो महेश वर्णमाल सर की भूगोल की बहुत अच्छी किताब लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो। इसी प्रकार यदि आप राजस्थान के संदर्भ में पढ़ना चाहते हो तो प्रतियोगिता दर्पण का एक भूगोल का विशेषांक आता है सामान्य ज्ञान के हिसाब से, ठीक है। बाकी चीज़ें तो आपकी लक्ष्य और पेनोरमा में होगी। इसके साथ एनसीईआरटी तो सब में ही पढ़नी है ना। एनसीईआरटी और आरबीएससी जो भी आपको मिली है 6वीं से 12वीं आपको तैयार करनी है। इसके जो ऑब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो एक परीक्षा वाणी एक प्रकाशन आता है, आप उससे तैयार कर सकते हो। तो उसमें आपके ये आप सारे के सारे ऑब्जेक्टिव तैयार हो गए। इसी प्रकार कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो एनसीईआरटी वही और राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इसकी 6वीं से 12वीं तक की आपको किताबें पढ़नी है। किताबों में आपको सेलेक्टेड पॉइंट पढ़ने हैं। पहली बार आपको जोर आएगा, दूसरी बार में आपको पढ़ने में कतई दिक्कत नहीं आएगी। मेरा वैसे भी मानना है कि कोई भी किताब आप पढ़ते हो तो चौथी बार वो किताब आपके लिए बहुत ईजी हो जाती है। और लास्ट में वही आप इसमें चाहो यूपीएससी के हिसाब से एम लक्ष्मीकांत की टाटा मैकग्रा हिल्स का एक प्रकाशन आता है, उसमें उसको आप खरीद लीजिए, उसको टू द टॉपिक पढ़िए और उसके लास्ट में भी क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, उनको सोल्व कीजिए। अन्यथा कोई भी ऐसी, जैसे फिर मैं परीक्षा वाणी मैं नहीं जानता इनका ऑथर कौन है, पर फिर भी मैं प्रीफर करूँगा क्योंकि कई स्टूडेंट से मेरी बातचीत होती है। तो आप इसको या जो भी मतलब आपको उचित लगे बाज़ार से, आपको केवल क्वेश्चन आंसर सोल्व करना, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ऐसे यदि इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स में प्रतियोगिता दर्पण का विशेषांक आता है। और इसके अलावा आप देखें
तो जो आर्थिक समीक्षा होती है, करंट जो भी आती है, वो आप तैयार कीजिए। आरएस में यदि करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो बहुत ही सरल है। एक तो क्रोनोलॉजी आती है, मुझे याद है पहले वो 10 रुपये की आती थी, आजकल कोई ज़्यादा रेट हुई, आजकल शायद रेट ज़्यादा हो गई, 20 रुपये की होगी। एक तो तृतीय दर्पण आपकी आती है, तो पीडी ज़रूर आप पढ़िए। और पीडी के अलावा मतलब आप चाहे तो कोई भी और एक तीसरा कोई भी करंट अफेयर के लिए आप कोई भी पब्लिकेशन जो आप चाहें वो पढ़ लीजिए। अखबार ज़रूर पढ़िए, हमारे यहाँ अखबार, यदि आप आरपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर 2 विश्वसनीय अखबार हैं। और यदि आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो द हिंदू आप ज़रूर पढ़िए। इसके अलावा मैथ्स और रीजनिंग की बात आती है तो मैथ्स और रीजनिंग में आदर्श अग्रवाल और यूएस शेखावत, इन दोनों की ही पब्लिकेशन है, तो आप इन दोनों से तैयार कर सकते हैं मैथ्स रीजनिंग, जो आपके सेलेक्टेड टॉपिक है। यदि आप इनको ले आएंगे तो मुझे नहीं लगता कोई भी टॉपिक छूट जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में खूब सारी किताबें आती है, हालांकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आज भी लूसेंट की विश्वसनीयता की गारंटी देता हूँ। मैंने लूसेंट ही पढ़ी थी और उसकी जनरल साइंस किताब आती है, आप चाहे तो स्पेक्ट्रम भी कर सकते हैं। और जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनको तो कोई इसमें ज़्यादा जोर आना नहीं, उनका बेसिक पहले से तैयार होता है। लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखिए कि इन सब में एनसीईआरटी और राजस्थान जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की जो बेसिक किताबें 6वीं से 12वीं तक की, वो आपको तैयार करनी है। ये इतना सारा सिलेबस हो गया आपका प्री का। अब इसमें मेंस में केवल 20 या 30% एड ऑन होगा, यानी कुछ नए टॉपिक आएंगे तो कुछ टॉपिक इसमें से डिलीट भी हो जाएंगे। ये जो किताबें आप पढ़ते हो इनको बार बार पढ़िए और आप एक हाइलाइटर अपने हाथ में रखिए। पेन और हाइलाइटर हम नहीं रखते। मेरा ये मानना है कि हम विवेकानंद नहीं हो सकते कि हमने एक बार किसी किताब को पढ़ लिया, अक्सर से हमारे दिमाग में आ गया कि 126 नंबर पन्ने के 17वीं लाइन में क्या लिखा है। हम तो बहुत सामान्य आदमी हैं, हम अद्वितीय प्रतिभाशाली नहीं है कि एक बार पढ़ लिया हमें याद हो गया। हम सामान्य व्यक्ति है, हमें बार बार पढ़ना पड़ेगा। मेरा एक कॉन्सेप्ट है, मैं बार बार कहता हूँ, उससे कई लोग नाइत्तेफाक रखते हैं। मैं कहता हूँ कि भगवान ने दिमाग एक जैसा दिया है, बस उस दिमाग का इस्तेमाल व्यक्ति अलग अलग जगह से अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से करता है। कोई उसको खेल में लगाता है, कोई पढ़ाई में लगाता है, कोई व्यापार में लगाता है। दिमाग एक दिया है लेकिन उसको यूज अलग अलग करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जिसका पढ़ाई में थोड़ा सा कम दिमाग चल रहा है, यानी दूसरी साइड में ज़्यादा चल रहा है, तो उसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। यदि किसी के 6 घंटे में उसको वो स्टडी मटेरियल उसके तैयार हो जाता है तो हम 10 घंटे में कर लेंगे, हम 10 घंटे में वो तैयार कर लेंगे। तो बेसिकली कमज़ोर कोई शब्द नहीं होता, जो कम जोर लगाता है वो कमज़ोर है, जो ठीक ठाक पढ़ लेता है वो कमज़ोर कभी हो ही नहीं सकता। तो ये आपका प्री का है। और मेंस का इसमें कुछ एड ऑन होता है। मेंस का बस आपको मैं इतना ही आपको कहने की कोशिश करूँगा। मैंने भी 2-3 इंटरव्यू दिए थे, मैंने मेंस के लिए कभी कोशिश नहीं की थी कि मेंस की अलग से तैयारी की जाए। लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको कितना आता है इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक कॉपी चेक करने वाले को ये नहीं पता चल जाता कि आपको कितना आता है, आप कतई सफल नहीं हो सकते। तो आंसर राइटिंग इज़ वेरी मस्ट। और चाहे आप आंसर राइट, जैसे कुछ लोगों का आज सुबह भी मेरी डिस्कशन हो रही थी, कुछ विद्यार्थी मेरे से बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा साहब हमने फलां कोचिंग के नोट्स पढ़ लिए या फलां गाइड पढ़ ली या फलां हमने वो स्टडी मटेरियल देख लिया, वो बुक्स पढ़ ली। मेरा ये मानना है चाहे आप 1 वीक सीरीज़ है ना, हालांकि मैं कभी आई विल नेवर सजेस्ट यू कि आप शॉर्टकट पर जाएं। आपको आंसर राइटिंग की कला 1 वीक सीरीज से भी मिल सकती है, आपको पासबुक से भी मिल सकती है। जैसे हम कहते हैं कि गांधी जी का भारतीय राजनीति में या भारतीय राष्ट्रवाद के संदर्भ में क्या योगदान है, तो अब मुझे गांधी जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता है। 1917 में शुरू हुए, 1919 में शुरू हुए, 1942 तक चलते रहे, ठीक है ना। तो और इन्होंने ये किया, सभी ने अवज्ञा किया या डांडी यात्रा की या भारत छोड़ो आंदोलन किया। मुझे नॉलेज क्या है इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा प्रेजेंटेशन कैसा है इस बात का महत्व होता है। तो वो जब तक आप प्रश्न नहीं पढ़ेंगे, उनका उत्तर नहीं पढ़ेंगे और उनको बार बार नहीं लिखेंगे, इसका एक ही तरीका है, आप सेलेक्ट कीजिए दिन में कि ये 10 प्रश्न मैंने पढ़ लिए, बिफोर नून आप उनको पढ़ लीजिए, प्रश्न पढ़ लीजिए, उनके आंसर पढ़ लीजिए, फिर आप कोई दूसरी चीज़ पढ़ लीजिए। और जब शाम को जब आपको नींद आने लगे, कुछ बच्चों की भी शिकायत है ना भाई हमें पढ़ते ही नींद आती है, तो उस समय आप उन प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश कीजिए। और मेरा ये मानना है कि जब आप उन प्रश्नों के उत्तर लिख लो तो कृपया करके जहाँ पर आपने पहले उसके उत्तर पढ़े हैं उनको पढ़िए, फिर आप दोबारा अपना चेक कीजिए।
आपको बहुत सारी गलतियाँ मिलेगी। जिस दिन आपको गलतियाँ आपकी शून्य होती जाएगी, आपको लगेगा कि आज मेरी कॉपी में जो मैंने आंसर लिखा उसमें कोई गलती नहीं है, मैं यकीन दिलाता हूँ उसी दिन आपका सिलेक्शन हो गया। आपसे बेहतर आपकी कॉपियाँ जांचने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये जितनी भी कोचिंग्स में आप वो जो टेस्ट देते हैं, आपकी कॉपी की कोई गारंटी नहीं है कि जांचने, क्योंकि देखो ये ज़रूरी है कि परीक्षक की योग्यता परीक्षार्थी से ज़्यादा होनी चाहिए। अब यहाँ परीक्षार्थी तो पढ़ता है, इतनी सारी किताबें पढ़ के पता नहीं एम लक्ष्मीकांत भी पढ़ रहा है और भी पढ़ रहा है, और जो परीक्षक है वो कोई जरूरी नहीं कि इतना पढ़ के ही है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपको खुद को ये इस बात का विश्वास हो कि मैंने जो उत्तर लिखा वो सही लिखा है। और ये देखिए कि आप पढ़ने में थोड़ी सी वैरायटी रखिए, वैरायटी इन द सेंस, जैसे मेरे को सुबह कह रहा था कि साहब हम उस कोचिंग के नोट्स पढ़ते हैं, तो उस कोचिंग के तो 10,000 बच्चे और भी नोट्स पढ़ रहे हैं, वो भी वही लिखेंगे, आप भी वही लिखे, तो वेरिएशन कहाँ हुआ? उसको भी 5 में से 2.5 नंबर मिलेगा, आपको भी 2.5 नंबर मिलेगा। तो बेसिकली कोई भी टॉपिक आप तैयार कीजिए, बेसिक बुक हो गई, कोई आपने नोट्स ले लिए, कोई गाइड ले ली, और खुद आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, आपके ख्याल से इसका कंक्लूजन क्या होगा। ऐसे करते 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 आप खुद नोट्स बनाते चलिए और आप अपने नोट्स को परफेक्शन की तरफ ले जाने की कोशिश कीजिए। यूटोपिया जैसी कोई स्थिति होती नहीं है। तो जिस दिन आपको लगेगा कि आपका उत्तर सही आ रहा है, तो मान के चलिए आपकी आंसर राइटिंग परफेक्ट होगी। मैं इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी कॉपियाँ भी हो सकता है आपके साथ शेयर कर दूँ। जब मैं मेंस लिख रहा था तो जो छोटे सवाल आते हैं 2-2 नंबर के, उनमें तो सबको एक जैसे ही आते हैं। जैसे मान लीजिए 20 में से किसी को 10 आ रहे हैं, किसी को 11 आ रहे हैं, किसी को 12 आ रहे हैं, लेकिन वेरिएशन जो आता है वो 5 नंबर के जो प्रश्न होते हैं, और जो 10 नंबर के प्रश्न हमारे टाइम पर 20 नंबर के प्रश्न हुआ करते थे, तो उनमें आते थे। तो मैंने ये देखा कि मेरे जो 20 जो नंबर के जो क्वेश्चन थे, जब उनके आंसर आए तो मेरे किसी में 12, 13, 12, 13, और जो जनरल बच्चे थे उनके 6, 7, 6, 7, 6, 7, 8। मैं अपना उदाहरण इसलिए दिया हूँ, मेरे साथ और भी खूब सारे सिलेक्टेड, उनके भी ऐसे वेरिएशन है। तो यहाँ वेरिएशन आ जाता है और ये मेजर वेरी कर जाता है कि उनके, जैसे मान लीजिए 800 नंबर के अभी जो मेंस में पेपर है, तो जैसे मान लीजिए छोटे प्रश्न आ रहे हैं जैसे 300 नंबर के, तो 300 में मान लीजिए किसी के 150 आ रहे हैं, किसी के 120 आ रहे हैं, किसी के 100 आ जाएंगे। लेकिन जो बचे हुए जो 500 नंबर के हैं, यदि आप उसमें 500 नंबर में यदि आप उसमें 20% वेरिएशन डाल देते हैं तो 100 नंबर का वेरिएशन आ जाता है। आप उधर 100 ही आ रहे हैं, उसके 150 आ रहे हैं, इधर आप उससे 100 ज़्यादा ले रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि आपके बीच के प्रश्न और बड़े प्रश्न, उनका आपका तरीका सही हो। उसकी हम आंसर राइटिंग के बारे में जब आपका मेंस आएगा तो डिटेल में चर्चा कर लेंगे। और मैं यकीन दिलाता हूँ यदि आपने आंसर राइटिंग पे काम कर लिया तो आपके दूसरों से बेहतर नंबर आएंगे। ये आपका मेंस का था। और रही बात इंटरव्यू की, साक्षात्कार कुछ नहीं, अपने आप को नॉर्मल रखिए। जैसे हम बात कर रहे हैं, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो एक तरीके से, लेकिन मैं ये कहता हूँ अपने आप को नॉर्मल रखिए, जो आपके अंदर है उसको प्रेजेंट कीजिए। मेरी आरपीएससी में भी कई सदस्यों से, कई बार जो रिटायर्ड है उनसे बातचीत हम लोगों ने की है, तो उनका ये कहना होता है कि हमें इनोसेंट बट इंटेलिजेंट पर्सन चाहिए। इनोसेंट इन द सेंस कि हमारे सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए कि हम अचानक, अच्छा वहाँ क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। इंटरव्यू में बेसिकली इंटरव्यू में आपको कंफर्ट जोन में डाला जाता है। सबसे पहले आपका जो डीएवी है वो पढ़ा जाता है आपका, वो जानबूझ के पढ़ते हैं कि आपके 10वीं में कितने % आए, 12वीं में कितने। ये कोई क्वेश्चन थोड़ी होता है कि 10वीं में आपके 77% आए या 12वीं में आपके, ये एक्चुअली आपको नॉर्मल, क्योंकि आप बाहर से एक हिमालय जैसा वजन लेके जाते हैं अपने सिर पे, पता नहीं अंदर क्या होगा, मेरा तो पता नहीं आज भविष्य या तो बन जाएगा या बिगड़ जाएगा। आदमी बनने से नहीं डरता, हमेशा बिगड़ने से डरता है। तो वो नेगेटिविटी अंदर लेके जाते हैं, तो वो आपको बड़ा रिलैक्स करते हैं। अच्छा जी आप बताइए, आपने 11वीं कौन सी साल की, 12वीं कौन सी साल की, कॉलेज कौन सी थी, आपकी हॉबी क्या थी। आपसे हर चीज़ तो पूछ रहे हैं वो, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, क्या आपका मजबूत पक्ष है। फिर आपसे धीरे धीरे चर्चा करते हैं। जो प्रश्न आपको नहीं है आप कहते हो सॉरी सर मुझे इसका ध्यान नहीं है, सॉरी सर मैं पढ़ नहीं पाया, ठीक है। और जो आता है उसको सटीक तरीके से ईमानदारी से अपना उत्तर रख दीजिए। वो 15 मिनट में, लोग कहते हैं 15 मिनट में जज नहीं कर पाते, मैं कहता हूँ 5 मिनट में ही जज कर लेते हैं। उनका प्रोफेशन ही ऐसा, उनको सैलरी इसी बात की दी जाती है, कमरे में एंटर करके कुर्सी पर बैठने तक में वो आपका जजमेंट कर लेते हैं कि स्टूडेंट कैसा है। तो कुल मिलाकर एक जर्नी है जिसमें आपको एक सपना तय करना है, एक गोल तय करना है और अंतिम परिणाम तक ले जाना है।